अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। हर गुजरता दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है, बैड गवर्नेंस पर सवाल उठा रहा है। साथ साथ बार बार ये सवाल उठ रहा है कि हर बड़ा माफिया तहरीक इंसाफ की हुकूमत से फ़ायदा ले जाता है और कार्रवाई कोई नहीं होती। वज़ीर आज़म बार बार ट्वीट्स करते हैं, अपनी तकारीर में कहते हैं कि उनका मुकाबला माफियाओं से है, मगर माजी के मुकाबले में हर बड़ा माफिया इस हुकूमत से मुसलसल फ़ायदा लेता नज़र आया है। और अब आटे और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और एक के बाद एक बहरान जन्म ले रहा है। बार बार हुकूमत पर माफियाओं को फ़ायदा देने या माफियाओं का इस हुकूमत से आसानी से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम लग रहा है और इन बहरानों के पीछे हुकूमती नाअहली नज़र आ रही है। आटे के मौजूदा बहरान में ऐसा ही हुआ है और ऐसा नहीं है कि अचानक ही से इस बहरान ने सर उठा लिया है। ये मामला कई माह से चल रहा था। बार बार हुकूमत को ये वार्निंग दी गई कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है, मगर कार्रवाई नहीं की गई। कीमतें बढ़ रही थी, डिमांड और सप्लाई का फ़र्क बढ़ रहा था। मुतल्लिक़ अफराद खबरदार कर रहे थे कि आटे का बहरान उठ खड़ा होगा, मगर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी और अब बहरान सामने आ गया है तो मुसलसल ये दावे किए जा रहे हैं कि कोई बहरान नहीं है। साथ ही जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर डाली जा रही है। सूरत हाल ये है कि पहले ये कहा गया कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा गंदुम है, फिर 6.5 लाख टन गंदुम बरामद कर दी गई। फिर जब मुल्क में गंदुम की फराहमी मुतासिर हुई और बहरान सामने आया तो अब 3 लाख टन गंदुम वापस पाकिस्तान में दरामद करने की आज मंजूरी दे दी गई है। पहले बरामद कर दी गई, अब वापस दरामद की जा रही है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का आज इजलास हुआ जिसमें 3 लाख मेट्रिक टन गंदुम दरामद करने का फैसला किया गया और ईसीसी एलामिया के मुताबिक निजी शोबे में 3 लाख टन मेट्रिक टन गंदुम दरामद करेगा और कीमतों में कमी के लिए गंदुम दरामद की जा रही है। 31 मई तक गंदुम दरामद करने की इजाज़त होगी और हुकूमत ने गंदुम की दरामद के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी है। हम इस बहरान का शुरू से जायज़ा लेते हैं कि कहाँ किससे गलती हुई। गुज़िश्ता माली साल में गंदुम की पैदावार का हदफ 25.1 मिलियन टन रखा गया, मगर 24.7 मिलियन टन गंदुम पैदा हुई। हदफ और गुज़िश्ता 2 बरस के मुकाबले में गंदुम कम पैदा हुई, मगर फिर यह पैदावार मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक थी, क्योंकि सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर माह मुल्क की ज़रूरत 20 लाख टन गंदुम की है। इस लिहाज से सालाना मुल्क की ज़रूरत 2,40,000 टन बनती है, जबकि गंदुम की पैदावार हुई 2,47,00,000 टन। इसलिए मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक गंदुम मौजूद थी। गुज़िश्ता साल के आगाज़ में महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुक्काम ने हुकूमत को बताया कि मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा गंदुम मौजूद है, इसलिए गंदुम की बरामद की जा सकती है। इन एदाद-ओ-शुमार के बाद फरवरी में हुकूमत ने 2 से 4 लाख टन गंदुम की बरामद की इजाज़त दे दी, मगर एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6.5 लाख टन गंदुम बरामद हो गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने फैसला किया कि 5 लाख टन गंदुम बरामद की जाएगी। यही नहीं, हुकूमत ने गंदुम की बरामद मजीद बढ़ाने के लिए फिर कोशिशें शुरू कर दी। मार्च में यह खबर सामने आई कि हुकूमत चाहती है कि अफगानिस्तान को 20 लाख टन गंदुम बरामद की जाए। इस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने गंदुम के एक्सपोर्टर्स से मुलाकातें की और फिर जब उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइले का जिक्र किया तो जहांगीर तरीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा FBR के हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदों से मुलाकात की और यह फैसला किया गया कि पहले मरहले में तोरखम सरहद पर ट्रकों की आमद और रफ्त का दौरानिया 10-10 घंटे तक बढ़ा दिया जाएगा और फिर उसे अगस्त में 24 घंटे तक ले जाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गंदुम अफगानिस्तान बरामद की जा सके। उस वक्त जहांगीर तरीन गंदुम की बरामद के लिए मुतहर्रिक हुए। अब जहांगीर तरीन गंदुम की दरामद के लिए मुतहर्रिक हुए हैं। जब वो गुज़िश्ता दिनों पाए MQM को मनाने के लिए तो उन्होंने बताया कि गंदुम की दरामद की जाएगी। फिर गंदुम की बरामद उस वक्त जारी रही और फिर मई और जून में ये खदशात सामने आ गए कि अगर गंदुम की बरामद जारी रही तो मुल्क में गंदुम की किल्लत पैदा हो जाएगी। 2 माह तक ये बहस होने के बाद आखिरकार जुलाई में गंदुम और आटे की बरामद पर पाबंदी लगा दी गई। फिर इक्तिसादी राब्ता कमेटी के जिस इजलास में पाबंदी लगाई गई उसमें खदशा भी जाहिर किया गया कि फिल वक्त तो गंदुम का स्टॉक में जो मौजूद है और मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक गंदुम मौजूद है, मगर गंदुम की खरीदारी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लोकल मार्केट में 33% कम हुई है, इसलिए बहरान जन्म ले सकता है। और साथ ही कमेटी ने आटे की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया, यानी जुलाई में ही आटे की कीमत में इजाफे का मसला सामने आ गया था और इस दौरान आटे की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया था, मगर एक्शन नहीं लिया गया। इससे भी ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि अखबार बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में गंदुम और आटे की बरामद पर पाबंदी इसलिए लगाई गई क्योंकि यह महसूस किया गया कि गंदुम की दस्तयाबी के हवाले से जो डेटा फराहम किया जा रहा है वो दुरुस्त डेटा नहीं है।
जुलाई में आटे का मसला सामने आ गया था। इस हवाले से कुछ इकदाम भी उठाए गए थे। फिर 25 जुलाई को वफाकी काबीना ने वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को हिदायत की कि वो सूबाई हुकूमत के साथ रब्ता करके इस बात को यकीनी बनाए कि फ्लावर मिल्स को मुनासिब मिकदार में गंदम की फराहमी हो ताकि मार्केट में आटे की कमी ना हो। साथ ही काबीना ने मार्केट में आटे की किल्लत और कीमतों में कमी का नोटिस लिया, मगर बात सिर्फ नोटिस तक महदूद रही। हुकूमत ने गंदम और आटे की बरामद पर पाबंदी लगा दी, मगर यह पाबंदी भी आर्जी साबित हुई। अक्टूबर में डॉन अखबार में यह खबर शाया हुई कि 2 माह की बंदिश के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गंदम की बरामद शुरू कर दी है। एक्सपोर्टर्स को दबाव पर हुकूमत ने 24 सितंबर को उन्हें सूजी और मैदे की बरामद की इजाज़त दे दी, मगर सूजी और मैदे की आड़ में आटे की बरामद जारी रही और स्मगलिंग होती रही। ये बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताई गई कि अफगानिस्तान को मैदे और सूजी की बरामदात हो रही हैं और हुकूमत ने गंदम की तमाम मसनूआत की अफगानिस्तान मुंतकली पर पाबंदी लगा दी है, मगर इस दौरान मुल्क में बहरान जन्म ले चुका था। हैरानकुन बात यह है कि जुलाई से अक्टूबर के दरमियान पाबंदी के बावजूद 48,000 टन आटे की बरामद भी हो गई। फिर जब सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी तो अक्टूबर में हुकूमत ने 2 लाख टन गंदम की दरामद का फैसला किया, मगर उस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि बहरान ने अचानक सर उठा लिया। 3 माह पहले यानी अक्टूबर में पाकिस्तान टुडे में शाया होने वाली खबर के मुताबिक 2 दिनों में 85 किलो आटे के बैग पर 500 रुपए का इजाफा हो गया है और इसकी वजह भी बताई गई कि 2 माह की बंदिश के बाद जब अफगानिस्तान को गंदम की बरामदात शुरू की गई तो लोकल मार्केट पर दबाव बढ़ गया और गंदम की डिमांड में इजाफा हो गया, क्योंकि गंदम के एक्सपोर्टर्स ने जखीरा जमा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अक्टूबर में ही खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में इजाफा शुरू हो गया था। साथ ही स्मगलिंग भी जारी रही और बरामदात भी जारी रही। इसी तरह नवंबर में डॉन अखबार ने आटे की बढ़ती हुई कीमतों की निशानदेही भी की और बहरान के खदशे का इजहार भी किया कि गंदम का जखीरा भी मौजूद है और हुकूमत ने गंदम की बरामद पर पाबंदी भी लगाई हुई है, मगर फिर भी आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। इस खबर के बाद और इस खबर के मुताबिक 6 माह पहले गंदम की फी किलो कीमत 33 से 34 रुपए थी, मगर नवंबर में बढ़कर 49 रुपए फी किलो तक हो गई, यानी कीमतें बढ़ती रही। नवंबर में ही 50 रुपए के आसपास पहुंच चुकी थी। 6 माह में आटे की कीमत में 30% का इजाफा हो चुका था, जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान राबतों के फुकदान की निशानदही करता है। जुलाई से लेकर नवंबर तक कीमतों में और आटे की डिमांड में इजाफा हो गया था, मगर तवज्जो नहीं दी गई। साथ ही अहम बात यह है कि अक्टूबर में हुकूमत ने वाजे कर दिया था कि गंदम दरामद करनी पड़ेगी, मगर यह फैसला भी ताखिर का शिकार हुआ और अब जबकि बहरान संगीन हो गया है तो पाकिस्तान को गंदम दरामद करना पड़ रही है। साथ ही स्मगलिंग भी होती रही। इस बात का एतराफ़ वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी किया कि आटे की स्मगलिंग हो रही है, हुकूमत उसे रोकने की कोशिश कर रही है, कार्रवाइयों का भी जिक्र किया। एक और बड़ा चैलेंज गंदम और फूड सिक्योरिटी के लिहाज से स्मगलिंग होता है। मैं आपके सामने ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इस हुकूमत ने स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत इकदाम किए। चमन बॉर्डर पर प्राइम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जब ये इतला मिली हमें कि 2 माह पहले तकरीबन 40,000 टन माहाना स्मगल हो रहा था, उसके ऊपर भरपूर इकदाम किया गया, कार्रवाई की गई और बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर्स एफसी के, कस्टम्स के, एफआईए के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई की गई और ये स्मगलिंग को रोकने के एक इकदाम की मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। सिर्फ बरामदात का ही मसला नहीं, सूबों ने भी गंदम की खरीदारी में गफलत का मुजाहरा किया। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को इस बुनियाद पर गंदम के बहरान की जिम्मेदार करार दे रही है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पंजाब को 40 लाख मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ दिया। उसने महज 33 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदी, अपने हदफ से 18% कम। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को 3 लाख मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ दिया गया, मगर वहाँ की सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 37,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदी। ये वो दोनों सूबे हैं जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सिंध हुकूमत ने भी अपने कोटे से बहुत कम गंदम खरीदी, 4 लाख टन का कहा गया। वफाकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि उन्होंने सिर्फ 1 लाख टन खरीदी। सिंध हुकूमत मान भी रही है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर जितनी उन्हें खरीदनी थी उतनी नहीं खरीदी। कभी वो ट्रांसपोर्ट को वजह बता रहे हैं कि स्ट्राइक हो गई थी, कभी दूसरी वजूहत। फिर पंजाब हुकूमत ने अचानक रवां साल के आगाज़ में खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी पर पाबंदी लगा दी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहद पर चौकियाँ कायम कर दी गई, इसलिए भी खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान संगीन हो गया। अहम बात यह है कि सितंबर अक्टूबर में प्लानिंग कमीशन के आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमत को खबरदार कर दिया था कि जनवरी 2020 में आटे का शदीद बहरान सामने आ सकता है, मगर हुकूमत ने उन वार्निंग्स पर भी अमल नहीं किया और अब यह बहरान पूरे मुल्क में फैल गया है।
सिर्फ और सिर्फ अदम तवज्जोही की वजह से ये मामला संगीन हुआ। उस वक्त भी हुकूमत ने अचानक 3 लाख टन गंदम बरामद करने का फैसला कर लिया है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने कहा था कि गंदम ज़रूरत के मुताबिक मौजूद है और इस हद तक मौजूद है कि अगले साल के लिए भी इस साल से सरप्लस जाएगा। इसी तरह सिंध हुकूमत ने कहा कि पैस्को से उनके कोटे से जो गंदम आएगी तो उसके बाद बहरान बुध तक ख़त्म हो जाएगा। जब बहरान ख़त्म होने की उम्मीद है तो फिर हुकूमत मार्च में इजाफी गंदम क्यों मंगवा रही है? सवाल अपनी जगह बरकरार है। सिर्फ बरामदात का मसला ही नहीं है, ये दावा भी सामने आया कि 8 लाख टन गंदम को मुर्गियों की फीड के लिए दे दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के सदर ने दावा किया कि गंदम मुर्गियों की फीड बनाने के लिए इस्तेमाल कर दी गई। ये इस वक्त जो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान हमने एक्सपोर्ट्स की 40 से 45 हज़ार टन के बीच में हमने अगर एक्सपोर्ट्स किए, क्या ये इतना बड़ा नंबर है जिससे एक बहरानी कैफियत तो एक शॉर्टेज पैदा हो सकती है पाकिस्तान में? नहीं भाई, मैं बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है। 45,000 टन कोई मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है ये गंदम कहाँ गई? वो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, पीछे चले जाएं, तो प्रोक्योरमेंट के दौरान फीड मिल्स एक ऐसा एलिमेंट था जो नया इंडक्ट किया गया, जिसको इजाज़त दी गई पहली दफ़ा हिस्ट्री में कि उन्होंने प्रोक्योरमेंट के दौरान फीड मिल्स ने मकई की कीमतें ज़्यादा थीं तो उनको गंदम कंज्यूम करने की इजाज़त दी गई और 8 लाख टन का फिगर है जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा हुआ है, इस्तेमाल किए। और फीड मिल्स की वजह से ये आज जो हम मार्केट सरप्लस था वो फीड मिल्स ने कंज्यूम किया है, वो क्राइसिस हम देख रहे हैं। गंदम जो इंसानों के लिए थी मुर्गी को खिला दी गई। आप देखें वो 8 लाख टन गंदम अगर मार्केट में आज अवेलेबल होती तो ना 3 लाख टन हम इंपोर्ट की बात कर रहे होते, ना हम KPK में क्राइसिस की बात कर रहे होते, ना हम सिंध में क्राइसिस की बात कर रहे होते, और ना चक्की जो पंजाब की है जो 64 से 70 की बात कर रही है वो ये बात कर रही होती। फिलहाल सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने भी यही इल्ज़ाम दोहराया। पंजाब में आटे का बहरान है और ज़्यादा बहरान है। उसकी वजूहात अगर पता चलें तो उसमें आपको वाज़ेह तौर पर वफाकी हुकूमत की मिसमैनेजमेंट और नालायकी नज़र आती है कि पहली मरतबा पंजाब ने ये किया कि 8 लाख टन वो इन्होंने फीड मिल्स को दे दी। जो गंदम पंजाब में आटा बनने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी वो खैबर पख्तूनख्वा गई और इंसानों के बजाय मुर्गियों के लिए जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुई। अगर हुकूमत की तरजीह ये है कि इंसानों को खाने के लिए आटा महंगा मत दो, लेकिन मुर्गियों की जो फीड है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये तरजीहात PTI जैसी हुकूमत तय कर सकती है और कोई हुकूमत नहीं कर सकती है। अब इतनी बड़ी नालायकी और नाअहली जो उन्होंने खुद की हो तो उसका इल्ज़ाम हम पर डाल रहे हो, ये बड़ी ज़्यादती है। और मैं बात अगर वो मान भी लूँ जो इनके कुछ डीट वज़ीरों ने कही थी कि सूबा सिंध की हुकूमत ज़िम्मेदार है, तो सिंध में तो चले हम ज़िम्मेदार हैं, बाकी सूबों में अगर बहरान है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ज़िम्मेदार है। अगर हमें इस्तीफ़े देने की बात या सज़ा देने की बात हो रही है तो मैं सबसे पहले आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ आटा बहरान पर बात करते हुए फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने गरीब आवाम के लिए 6 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी है, आवाम यूटिलिटी स्टोर से आटा लें। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए जो 6 अरब का पैकेज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर्स को दिया, जिसमें आपको सस्ती दालें, आटा, चावल और चीनी और घी ये मार्केट से सस्ते दामों दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएं और असेस करें कि अगर कहीं वहाँ पे भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब है और जिस मकसद के लिए वो सब्सिडी दी गई है अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आप उसकी निशानदेही करें। इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस नेटवर्क के अंदर भी कहीं कोई गैप है तो उसको एड्रेस करने के लिए पुरज़म है। फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स जाने का मशवरा दिया। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ ही एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम में कमिश्नर नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कहा था कि सिंध, KP, पंजाब और बलूचिस्तान के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स ने भी अपना कोटा नहीं लिया। यूटिलिटी स्टोर्स से भी आटे की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है। वो कह रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज दिया है और यूटिलिटी स्टोर्स ने भी अपना जो कोटा था वो नहीं उठाया है। इसी तरह डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि रियल इस्टेट माफिया गंदम और दीगर खाने पीने का सामान की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का माफिया के खिलाफ जहाद है। तो उन्होंने रियल स्टेट के अंदर माफिया था, जब उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया और रिफॉर्म्स लेके आए और रियल स्टेट इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चराइज किया, तो जो काले धन वाले माफिया के गैंग्स थे उन्होंने अपनी ब्लैक मनी को मुनाफे में तब्दील करने का जो ज़रिया अख्तियार किया है
वो इन ज़रूरी अजनास को स्टॉक करने का उन्होंने फार्मूला निकाल लिया और ये मसनूई महंगाई पैदा करने के लिए वो ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में ले आए हैं और वो मार्केट से गंदम उठा रहे हैं, दालें उठा रहे हैं, वो चावल उठा रहे हैं और वो रोज़मर्रा की वो अशिया चीनी समेत जो आवाम की ज़रूरत की है उसको स्टॉक करके जानबूझ के मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनको महंगे दामों वो मुनाफाखोर जो है वो बेच सके। एक नया इल्ज़ाम था क्योंकि सूबों पर इल्ज़ाम तो दूसरे वज़रा भी लगा रहे थे। रियल इस्टेट माफिया पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इल्ज़ाम लगा दिया कि असल में वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। फिर इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के सदर ने कहा कि वो माजी में जिन सप्लायर से गंदम लेते थे उन्हीं से अब भी ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, रियल इस्टेट माफिया ने अगर गंदम ख़रीदी हुई है तो हमारे ऐसे नॉलेज में नहीं है, चूँकि हमें तो अल्टीमेट एंड हमारी फ्लोर मिल रहे हैं। गंदम हमें प्राइवेट सेक्टर से आती है और कोई ऐसी नई पार्टी हमारे सामने नहीं आई जिसने हमें गंदम बेची हो। लेकिन अगर मिनिस्टर साहिबा या एडवाइज़र साहिबा के नॉलेज में कोई ऐसी बात है तो वो हमारे नॉलेज में नहीं है। हमें तो उन्हीं आड़तियों से या उन्हीं स्टॉक होल्डर्स जो रूटीन में राइस शेलर वाले हैं या कॉटन जेनर्स हैं या रूटीन के आड़ती हैं जो जितनी गंदम स्टॉक करते हैं फ्लोर मिल्स पे, उन्हीं की तरफ से गंदम आई। ये जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने, इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाने का सिलसिला जारी था कि फिर एतराफ़ किया गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने कि आटे के बहरान में कहीं ना कहीं हुकूमत की भी कोताही है। हमें एहसास है कि कहीं ना कहीं जो चीनी का बहरान हुआ है, आटे का बहरान हुआ है, कहीं ना कहीं हमसे, हमारी हुकूमत से, हमारे लोगों से कहीं ना कहीं किसी किस्म की कोई कोताही हुई होगी, जिससे हम उस कोताही को हम पूरा करने के लिए भरपूर तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस बहरान पे जल्द काबू पा लिया जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ और अपनी हुकूमत से भी कहता हूँ, दोस्तों से भी कहता हूँ, जिन लोगों के ये डिपार्टमेंट हैं, जो इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी कहता हूँ कि हमें बहुत मुहतात होना चाहिए। हमें अपनी फारवर्ड प्लानिंग जो है करनी चाहिए ताकि इस किस्म का बहरान जो है उससे हमारी हुकूमत की इंटेग्रिटी को, हमारी जो तब्दीली की ख्वाहिश है, तब्दीली की सोच है, उस पर फिर लोग आवाज़ उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो हमें बहुत मुख्तार तरीके से अपनी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये पहले बरामद करना, फिर दरामद करना, फिर स्मगलिंग का भी एतराफ़ करना, फिर स्मगलिंग ना रोक पाना और फिर आटे की डिमांड बढ़ने का नोटिस ना लेना, बार बार वार्निंग दिया जाना, फिर कभी रियल इस्टेट माफिया पर इल्ज़ाम लगा देना, कभी अपनी गलती तस्लीम कर लेना। जितने तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, हर एक की एक अलग राय नज़र आती है जब भी कोई इस किस्म का क्राइसिस पैदा होता है और हुकूमत के ऊपर सवाल उठ रहा होता है। द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी इस हवाले से स्टोरी की है। ये किस तरीके से क्राइसिस पैदा हो गया और मिसमैनेज हो गया जब हुकूमत को बार बार वार्निंग दी गई थी कि कभी वो सूबों पर डाल रहे हैं, कभी माफियाओं पर डाल रहे हैं, कभी किसी पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, कोई एक आध एक्सेप्ट भी कर रहा है कि जी हमारी वजह से हो गया। ये कैसे हो गया सारा मिसमैनेज हुकूमत से? देखें, बेसिकली तो ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। आपने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी और उस एक्सपोर्ट पे जो है, मैं आपको ये भी बता दूं कि उस एक्सपोर्ट पे जो है वो आपने 5 लाख टन जो है वो इजाज़त दी थी, लेकिन एक्चुअल जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि 6,40,000 टन तक गंदम जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो जब पूछा गया कि ये किस तरह से जो है पाबंदी के बावजूद जो है किस तरह से एक्सपोर्ट हो गई, तो उन्हें बताया गया कि मैदा और सूजी जो है उसकी फॉर्म में जो है वो ये साबित किया गया, उसके नतीजे में जो है वो खासकर अफगानिस्तान में ये जो है एक्सपोर्ट होती रही। तो ये मुकम्मल जो है वो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका फ्लेवर ज़ाहिर करता है, ये मिस गवर्नेंस को ज़ाहिर करता है और मिस मैनेजमेंट को ज़ाहिर करता है। अब आपने फिर इंपोर्ट का डिसीजन किया तो उस इंपोर्ट के डिसीजन को भी आपने डिसीजन कर लिया अक्टूबर में, लेकिन आप उसमें फॉलो अप नहीं कर सके, और फॉलो अप नहीं कर सके तो आप एक ऐसे वक्त में आपको ये आज डिसीजन करना पड़ा है कि जब पाकिस्तान के लोगों को जो है वो एक तो शॉर्टेज भी है और इसके साथ साथ जब आपने एक्सपोर्ट की थी तो तकरीबन 29 रुपये पर केजी की थी, आज 70 रुपीज़ पर केजी जो है वो पाकिस्तान के लोगों को जो है वो गंदम का आटा जो है वो मुयसर है। तो ये मैं समझता हूँ इसको गवर्नेंस के फ्लेवर के अलावा इसको और कोई चीज़ जो है वो एक्सक्यूज़ के तौर पर पेश नहीं की जा सकती।
मतलब मगर आपको लगता है कि टाइम के साथ हुकूमत सीख भी रही है? पिछले साल बहुत गैस का शदीद बहरान आया था, इस साल भी है, मगर वो LNG की सप्लाई चेन के मामलात हुकूमत को नहीं समझ में आ रहे थे। फिर शुगर की कीमतें अचानक बढ़ गई थी, अब आटे का क्राइसिस आया और आज शुगर की कीमतें भी, चीनी की कीमतें भी दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। ये डे टू डे बेसिस पर ही हैंडल कर रही है हुकूमत, या ये समझ में आया है कि हुकूमत के मामलात कैसे देखने हैं, ये क्या सप्लाई चेन इशूज़ हैं, इनको किस तरीके से मैनेज करना है, हैंडल करना है, ताकि ये माफिया फ़ायदा ना उठा रहे हों बार बार? मैं समझता हूँ जी, इस टाइम आप देख लें कि इस टाइम जो आपके पास रिजर्व्स हैं वो बेसिकली जो ये क्राइसिस सारा शुरू हुआ वो शुरू इस वजह से हुआ कि सिंध ने जो इस साल प्रोक्योर करनी थी गंदम वो उन्होंने नहीं की। एक तो फंड्स की कमी की वजह से, दूसरा पिछले सालों में उनके जो प्रोक्योरमेंट है उस पर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा जी हमें सारे मामले में पड़ते ही नहीं है। जब वहाँ पे क्राइसिस आया तो पंजाब ने इंटर प्रोविंशियल जो है वो बैन कर दिया, और बैन लगाने के नतीजे में केपी के अंदर भी जो, चूंकि केपी को भी यहाँ पंजाब से पास्को के ज़रिए जो है वो गंदम की सप्लाई फ्राहम की जाती थी, तो वहाँ पे भी एक क्राइसिस जो है वो एमर्ज हुआ। तो पंजाब में भी जितनी उन्होंने गंदम प्रोक्योर करनी थी उससे कम की, तो ये सारी मल्टीप्लायर्स जो चीज़ें हैं वो हो गई। अब अगर आपने यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज ना किया, और आपके पास जो अभी आपको पता है कि कम से कम इसमें कुछ फ्यू वीक्स तो लगेंगे आपको इंपोर्ट करने में भी, तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, वरना जो है ये क्राइसिस जो है वो मज़ीद जो है वो सीवियर हो सकता है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो लें, और इसके साथ साथ इंपोर्ट को भी टाइमली इंश्योर करें, ताकि जो आपके जो स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं वो भी आपके पास हो, ताकि अगर एक महीने के बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हुकूमत इस पोजीशन में हो कि वो मार्केट में जो है वो इंटरवीन कर सके और प्राइसेस को एक हद से ज़्यादा जो है वो एस्केलेट ना होने दे। लेकिन इस टाइम जो है वो बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, और इस टाइम आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो खासे सख्त इक़दाम जो है वो करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये क्राइसिस पैदा हुआ जिससे हुकूमत कह रही है कि वो निकल गए हैं, अब शॉर्टेज नहीं होगी, मगर एक और क्राइसिस जो कि इत्तेहादियों की तरफ से था वो किस हद तक संगीन हुआ है? क्या नून लीग और काफ लीग भी एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं इस पूरे सिनेरियो में? पंजाब हुकूमत में बुज़दार साहब की हुकूमत को गिराने के लिए बात करेंगे। पंजाब में तहरीक इंसाफ की अहम इत्तेहादी काफ लीग जो वादे पूरे ना होने पर नाराज है और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से मुतालिक उसकी दी गई एक हफ्ते की डेडलाइन खत्म होने में 2 दिन रह गए हैं, मगर इस हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए काफ लीग के सीनियर रहनुमा मोनी सलाही का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते तहरीक इंसाफ के साथ जो तय हुआ था उस पर आज से अमल दरामद शुरू हो गया है। एक डिस्कनेक्ट आ गया हुआ है पंजाब में पॉलिटिकल साइड का और ब्यूरोक्रेसी का, ये आपस में सिनर्जी जो होनी चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से इशू बन रहा है। और ये रोज़ जो स्कैंडल्स आ रहे हैं या जो जिस तरह ये गंदम का इशू बना है, इस टाइप की चीज़ें फिर डे बाय डे बढ़ती जाएंगी जब तक ये इन दोनों को आपस में बैठा के स्मूथ रनिंग नहीं होगी। जो चीज़ें इनसे पिछले हफ्ते तय हुई थी बुध के दिन, उस पर आज से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही है। आज हमारी एक मीटिंग भी हुई है इसी हवाले से, और मिनट्स थोड़े लेट फाइनल हुए हैं बट अब हो गए हैं फाइनल, और अब ये इस पर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी है। मोनी सलाही का कहना था कि उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। परवेज़ इलाही का वज़ीर आला पंजाब बनने का कोई इरादा नहीं और उनकी जमात उस्मान बुज़दार की हिमायत जारी रखेगी। मैंने जी 1 जनवरी को जो मीटिंग खान साहब से की है उसमें बैठ के सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं, और काफ़ी हद तक 90-95% चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्लैरिटी ये आ गई है कि अब हम मोरलेस एक पेज पे हैं, और उस तरह की कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं है जिसमें कोई उभाम रहे। परवेज़ इलाही साहब का कोई इरादा नहीं है वज़ीर आला बनने का। हम 110% सपोर्ट करते हैं CM बुज़दार साहब को, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पार्टी बेसिस पे भी और फैमिली बेसिस पे भी। अब अगर हम इनको जो लोग बातें कर रहे हैं कि शायद हम छोड़ देंगे या हम कुछ और चीज़ सोच रहे हैं, ऐसी कतन कोई चीज़ नहीं है। अगर हमने किसी दिन भी PTI की कोalition से बाहर निकलने का फ़ैसला किया तो वो सिर्फ इस बेसिस पे होगा कि PTI खुद हमें धक्के दे के बाहर निकालेगी तो हम जाएंगे, वरना हमने नहीं जाना। एक हफ्ते की डेडलाइन भी दी थी और अब कह रहे हैं कि अगर ये धक्के दे के निकालेंगे तभी हम निकलेंगे, वरना तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। और मोनी सलाही ने परवेज़ इलाही की वज़ीर आला पंजाब बनने से मुताल्लिक़ खबरों की भी तरदीद कर दी है, मगर पंजाब असेंबली में दूसरी बड़ी जमात नून लीग का कहना है
कि काफ लीग साथ दे तो वो परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब के लिए हिमायत करने के लिए तैयार है। अहम बात यह है कि इस हवाले से आज डॉन अखबार में शाया खबर के मुताबिक काफ लीग के सीनियर रहनुमा का परवेज इलाही को पंजाब की बागडोर देने की पेशकश पर कहना था कि काफ लीग को ये पेशकश 2018 के इंतखाबात के बाद भी मिली थी, लेकिन हमने उसे मुस्तरद कर दिया था। मगर नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही की हिमायत के लिए तैयार है। अब जो इस वक्त काफ लीग है उसके मामला तय पा गए हैं। नून लीग क्या करेगी, वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार के लिए जो मुखालफत है वो सिर्फ पार्टी से बाहर नहीं है, पार्टी के अंदर भी है। फवाद चौधरी मुसलसल इसकी मुखालफत करते नजर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, अप्रोच आप लोगों ने किया था, परवेज इलाही के लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर भी नज़र आया। क्या आप लोगों की तरफ से 2018 में भी अप्रोच किया था किसी ना किसी लेवल पर? आपका और काफ लीग का इस वक्त क्या राबता भी है? जो कुछ होता है तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान, आपने एक मुतबादिल के तौर पर अपने आप को पेश किया हुआ है? देखें, जहाँ तक चौधरी साहबान से राब्ते का तल्लक है तो चौधरी साहबान क्योंकि सियासत में रवादारी के कायल रहे हैं हमेशा, और जब उनकी यहाँ पे हुकूमत थी तो हम उनकी जो है वो अपोजिशन में थे, तो उस वक्त भी वो एक सियासी रवादारी जो है उसे मलहूज़ ख़ातर रखते थे। तो इसलिए राब्तों की हद तक तो वो बात दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि काफ लीग जो है वो इस वक्त पीटीआई की अलाई है, हाँ उनको शिकायत हैं, और उसके नतीजे में जो है जिस तरह से पंजाब हुकूमत जो है इसका एक गवर्नेंस का जो है वो ब्रेक डाउन जो है वो हो चुका है, और इससे अगला स्टेप जो है वो अनारकी है। और अगर खुदा ना खास्ता सूबे में और मुल्क में ऐसे हालात होते हैं तो ये तो फिर बात जो है वो सबके मफादात के और सबके लिए जो है वो तबाही का बायस होगी। तो ऐसी सूरत में पीटीआई के अपने अंदर भी ये सोच पाई जा रही है कि जो है वो मौजूदा जो रजीम है या हुकूमत है उस्मान बुज़दार साहब की जो है वो चीफ मिनिस्ट्री में, इसमें जो है वो तब्दीली आनी चाहिए। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है पीटीआई के अंदर। वहाँ भी जो है वो किसी बहाने से जो है वो ग्रुपिंग, कभी किसी बहाने से ग्रुपिंग जो है वो हो रही है, और क्यू लीग को भी उनसे जो है वो शिकायत हैं। लेकिन जब ये बात कोई मटीरियल होगी, अगर क्यू लीग जो है वो अपने इस अलायंस से बाहर आती है तो फिर नून लीग जो है वो इस बारे में जो है वो यकीनन बात भी कर सकती है और इस बारे में सोचा भी जा सकता है। मतलब यानी आप इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर दबाव रखने के लिए एक तमाशाई के तौर पर बाहर खड़े भी रहेंगे, काफ लीग को अप्रोच भी नहीं करेंगे, मगर ये ऑफ़र भी साथ साथ रखेंगे कि जी अगर आप इनको छोड़ेंगे तो फिर हमारा कंधा आपके लिए हाजिर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इस पर दबाव ही पड़ता रहेगा। काफ लीग बड़ी आइडियल पोजीशन में रहेगी। आप वैसे हुकूमत को गिराने के लिए इकदाम नहीं करेंगे, मगर ये एक तलवार लटकाए रखेंगे। नहीं शाहजेब, हुकूमत जो है वो सूबे के लिए तबाही का बायस हो, जो हुकूमत जो है वो आज आप देखें कि आटे के बहरान के ऊपर, हालांकि कोई किल्लत नहीं है गंदम की, गंदम जो है वो सरप्लस है पंजाब में इस वक्त भी और इससे पहले भी हमेशा रही है, लेकिन ये बैड गवर्नेंस है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई इनका जो है वो हुकूमती मामलात के ऊपर जो है इनका अबूर नहीं है। तो जहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल हो तो यकीनन हम इस कोशिश में हैं कि ये सूरत हाल जो है ये बेहतर हो और ये हुकूमत जो है इसको बिल्कुल गिराया जाए जो पार्लिमानी और जमहूरी तरीक़ाकार हैं। और हम सिर्फ देख नहीं रहे, हम बड़ी तवज्जो से इस बात को देख रहे हैं, लेकिन बहरहाल सियासी और जमहूरी तौर के ऊपर जो बात जिस वक्त की जानी मुनासिब है उसे हम उसी वक्त करेंगे, उस वक्त से पहले नहीं करेंगे। मगर राना साहब, इस वक्त आप कह रहे हैं कि चौधरियों की बड़ी रवादारी है, उनकी आप बड़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं, मगर मियाँ साहब जब मुल्क से वापस आए थे तो उन्होंने बहुत लोगों को कबूल किया जो जनरल मुशर्रफ के साथी थे। अगर नहीं किया तो चौधरी बरादरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए, इख्तलाफात अपनी जगह पर रहे, उन्हीं के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक भी आपकी तरफ से बनाया। तो ये तो नामुमकिनात में से लगता था कि कहीं पे भी नून लीग का एक सॉफ्ट कॉर्नर चौधरी बरादरान के लिए होगा। अब क्या मियाँ साहब को ठीक लगने लगे, उनकी रवादारी पसंद आ गई है? नहीं, देखें, वो जिस सूरत हाल का आपने ज़िक्र किया है वो सूरत हाल ये थी कि शायद उस वक्त ये कोशिश हो रही थी कि चौधरी साहबान को पार्टी के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो इस बारे में जो है वो पार्टी के अंदर इत्तफाक नहीं था। लेकिन जहाँ तक अलायंस का तल्लक है तो अलायंस आपके इल्म में है
कि इमरान खान साहब जो है वो चौधरी साहबान के मुतल्लिक़ क्या कहते रहे हैं, और जब उनको फिर अलाइंस करना पड़ा तो अलाइंस में तो जो जमात, जिस जमात से आप अलाइंस करते हैं, उनकी अपनी हैसियत अपनी जगह पे बरकरार रहती है, और वक्ती तौर पे आप जो है वो एक यानी मकसद के लिए या गवर्नमेंट की को फॉर्म करने के लिए जो है वो इत्तेहाद या अलाइंस जो है वो बनाते हैं। तो अगर कोई ऐसी सूरत सामने आती है, लेकिन ये सूरत उसी वक्त सामने आएगी जब वो एक ऑलरेडी जिस अलाइंस में शामिल है उस अलाइंस से वो बाहर आएंगे, तो उस वक्त ये सूरत हाल हो सकती है। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसके लिए जो है वो अभी कबल अज़ वक्त तो मैं कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो इस बारे में सोचा जा सकता है। मगर इस वक्त तो उनके बाहर आने से ज़्यादा नून लीग के मुश्किल टाइम शुरू होने का वक्त नहीं हो गया है, क्योंकि जो अगर कोई एश्योरेंसेस आपको दी गई थी और आपने अपने पार्टी के रहनुमाओं को नून लीग की लीडरशिप ने कराई थी, तो उसके बाद तो नज़र आ रहा है कि तरमीम को वोट देने के बाद जो इत्तेहादी नाराज़ थे वो भी अब एक एक करके मानना शुरू हो गए हैं। साथ ही नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत में तौसी का मामला है उसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ सख्त हो गया। शहबाज शरीफ के हवाले से वुज़रा कह रहे हैं कि जो नई एविडेंस आने वाली है उसके बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ और केसेस बनेंगे। मरियम नवाज साहिबा को रिलीफ मिला नहीं, उनका नाम ECL से निकला नहीं, तो एक दफ़ा फिर आपका तो फिर मुश्किल टाइम शुरू होने वाला है शरीफ खानदान का और नून लीग का। नहीं देखें, अगर आप एक्सटेंशन के मामले पे बात करते हैं तो एक्सटेंशन के मामले के ऊपर हुकूमत के साथ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग ना हुई है, ना इससे पहले थी, और ना ही हम इस बात से जो है वो कोई तवक्को रख सकते हैं। एक्सटेंशन जो है जब मौजूदा हुकूमत ने दी अगस्त में, तो इन्होंने हमारे साथ तो कोई मशवरा नहीं किया था कि एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इन्होंने यकता तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी सवाबदीद का इस्तेमाल किया और एक्सटेंशन दी। हमने उस एक्सटेंशन को पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने और JUIF ने जो है वो सपोर्ट किया, उसकी मुखालफत नहीं की। ये जब बाद में फिर इनकी अपनी खामियों और नाअहलियत की वजह से जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके बाद फिर लेजिस्लेशन का मरहला आया, तो उस वक्त जो है वो PMLN की क़यादत में तो ये बात मौजूद थी, और इस बारे में जो मियाँ साहब के यहाँ से जाने से पहले भी कोई एक दो मरतबा अगर बात हुई तो वो यही थी कि हम इस मामले को पोलिटिसाइज़ नहीं करेंगे। उस वक्त जब एक्सटेंशन की मुखालफत नहीं की या सपोर्ट किया, उस वक्त भी यही बात थी कि हम इसको जो है वो पोलिटिसाइज़ नहीं करेंगे। तो वो तो उस तनाज़र में जो है वो वोट हुआ या उसकी सपोर्ट हुई, उसका मौजूदा हुकूमत के साथ किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग का जो है वो कोई तल्लक नहीं है, और ना ही इस मामले पे ऊपर हुकूमत के साथ कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुई। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी तज़किया इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब अब इत्तेहादियों से हटकर ख़ुद हुकूमत के अंदर से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है उस्मान बुज़दार साहब पर। फवाद चौधरी साहब खुलकर तनकीद कर रहे हैं। फिरदौसा शेखवान साहिबा ने कहा कि जो उनकी नाकामी है बुज़दार की, वो इमरान खान की नाकामी है, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना और जाहिलाना बात है, ये कैसे हो सकता है। हालांकि सिंध गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उस पर ताने तहरीक इंसाफ मारती बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ही है, मगर उस्मान बुज़दार साहब की और उनकी खान साहब की कारकर्दगी को अलग अलग कर रहे हैं। क्या वजह है? खान साहब बज़िद हैं, पार्टी के अंदर भी इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जब मैं कहता हूं अगर काबीना के इजलास में भी तो कोई नहीं है जो ये कहता हो ऑफ द रिकॉर्ड भी कि मैं गलत बात कह रहा हूं जब पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से सवाल उठा। तो खान साहब क्यों इस वक्त इतने बज़िद है और क्या बिल्कुल सेफ हैं इस वक्त भी उस्मान बुज़दार साहब? जहाँ तक ख़तरे की बात है, पंजाब हुकूमत को इस वक्त इस घड़ी तक तो कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 18-20 बंदे भी बुज़दार साहब से खुश नहीं हैं 170 लोगों में से, वजह क्या है? बुज़दार साहब की खुद परफॉर्मेंस है। आटा बुरान देख लें, 24 लाख टन उनके गोदामों में पड़ा हुआ है, गंदम पड़ी हुई है, और क्या हाल हो रहा है। माफियाज जो कर रहे हैं वो अपने एक हल्के में 55 अरब लेके जा चुके हैं, लोगों को फंड्स नहीं मिल रहे। हमारी सियासत में होता क्या है? फंड्स होते हैं, उसके अलावा क्या होता है कि पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स, ये वो जो एक अब बुज़दार साहब खुद भी बहुत महदूद हो गए हैं, क्योंकि आज़म सुलेमान साहब और उनकी टीम चला रही है पंजाब सारा, और ऊपर इमरान खान साहब को वो कर रहे हैं, तो वो हैं। फिर जो इत्तेहादियों के हवाले से जो आपने बात की, उसमें पहले दिन जब बुज़दार वज़ीर आला बनने लगे थे तो उस वक्त भी परवेज़ इलाही साहब को मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि आप वज़ीर आला बन जाएं और हम आपके साथ हैं। फिर जिस दिन ये धरना फजलुर रहमान साहब का था, उस दिन भी जब फजलुर रहमान साहब और अयाज सादिक साहब घर आए चौधरीज़ के,
तो उस वक्त भी अयाज सादिक साहब ने कहा था कि चौधरी साहब अभी भी आप रीथिंक कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, तो वो है। लेकिन अभी तक चौधरी बरादरान और वो सारे इमरान खान साहब के साथ हैं बिल्कुल, और इस वक्त तक बुज़दार साहब का कोई नहीं है, कोई ख़तरा बज़ाहिर नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि बुज़दार साहब आज कल परसों तरसों जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पंजाब, आप जैसे कहा है कि ये इमरान खान साहब की ये नाकामी बुज़दार साहब की नाकामी नहीं है। हो सकता है बुज़दार साहब अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून से लड़ें, ये नाकामी इमरान खान साहब की नाकामी है। अभी तक इमरान खान साहब ने, अभी वो बाहर जा रहे हैं, बाहर से वापसी पे एक मीटिंग उन्होंने करनी है, उसमें वो देखते हैं क्या है, और ये चारों तरफ है। वैसे मगर मुझे ये बताइए, आपकी मुलाकात भी खान साहब से होती रहती है, आखिर में ये भी बता दें कि खान साहब को खुद ये एहसास है, इरशाद भट्टी साहब, के उनकी हुकूमत के बारे में ये तासुर बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है कि ये इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, इनके बस की बात नहीं है, एक के बाद एक क्राइसिस पैदा करते हैं, इनसे माफिया फ़ायदा उठा लेते हैं। क्योंकि खान साहब मुसलसल कहते हैं नहीं, बुज़दार काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मार्केटिंग नहीं करते, अपनी हुकूमत के बारे में वो कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी कारकर्दगी। हालांकि बार बार उनकी हुकूमत, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो, मरकज़ी हुकूमत में उनकी अपनी टीम हो कि इनके पास टीम नहीं है डिलीवर करने के लिए, पंजाब हुकूमत हो, बार बार सवाल उठ रहा है। खान साहब को इस बात का एहसास है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इमरान खान साहब, आप क्या समझते हैं 22 साल के बाद, जो इतनी स्ट्रगल के बाद, जो इतने जिग-जैग के बाद हम लाख करें कि दावे, वादे, नारे, मैं और आप सारे तनकीद करते हैं, यू टर्न्स पे सारे तनकीद करते हैं, उनके चीज़ों पे वो बाकी सारों पे करते हैं, ये जो टीम बनाई है इस पे भी, लेकिन एक थिन मेजॉरिटी भी देख लें आप उनकी, एक बाकी सारा भी देख लें, तो इमरान खान साहब इतने भोले भी नहीं हैं जितने हम समझते हैं, या इतने भी उनको सियासत नहीं आती से नाबल्द नहीं है जितने नहीं आते। वो बड़े पत्ते सोच समझ के खेलते हैं और उनको एहसास है उनको। अब ये बुज़दार, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बुज़दार साहब का जो मुतबादल होगा क्या होगा, अब उसके बाद बुज़दार साहब का ABC मुतबादल होगा। इमरान खान साहब को सिर्फ ये मुश्किल हो रही है कि मैं पंजाब में से वो जो खुद, अगर कोई खुद मुख्तार चलाएगा तो क्या होगा। जैसे परवेज़ खटक साहब से वो आखिरी दिनों में बड़े तंग थे कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग और सारा, और बहुत सारी बातें नहीं मानी जाती उनकी, और जब वो KPK में उनकी हुकूमत थी तो है, लेकिन ये भी उनको 100% है। वो खुद कहते हैं, उन्होंने आखिरी 1-2 मीटिंग्स में अपने में भी कहा कि मुझ पे और हम पे अभी और बड़ी तनकीद होगी इस मामले। मुझे याद है 3-4 महीने पहले एक मीटिंग उनकी हुई, और उनके कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा था कि इस वजह पे हम पे तनकीद होगी, आप तैयार रहना, और उस पर हुई तनकीद। तो अब वो कर तो रहे हैं, लेकिन ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये बुज़दार साहब और बुज़दार प्लस साहब KPK में ये बड़ा एक है जो आखिर उन्होंने चेंज करना है। कितना चेंज करना है, कितने नुकसान के बाद चेंज करना है, कब करना है, ये अब इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है। लेकिन इमरान खान साहब ये सोचना कि उनको नहीं पता, ये मैं नहीं समझता, मैं इस बात को बाय नहीं करता। वो अगर इस तरह वो आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए और इस तरह चला भी रहे हैं और सारों के साथ डील भी कर रहे हैं, तो वो आगे भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि खान साहब को पता है उनकी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की तंजीमें और कारकुनान मुसलसल शिकायत करते रहे हैं कि उनके लिए पाकिस्तान में माहौल साजगार नहीं रहा, उन्हें मुसलसल हिरासा किया जा रहा है और ऐसे वाक़यात में इजाफा होता जा रहा। और लाहौर एयरपोर्ट पर इंसानी हुकूक की नुमाइंदा और विमेन डेमोक्रेटिक फोरम बलूचिस्तान की सदर जलीला हैदर के साथ ऐसा ही वाक़या पेश आया। जलीला हैदर सुबह 6 बजे पर लंदन जा रही थी, जहां उन्हें एक यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तकरीब में शिरकत करना थी। जलीला हैदर जब एयरपोर्ट पहुंची तो सुबह 4 बजे उन्हें एयरपोर्ट इमिग्रेशन पर FIA के अमले ने हिरासत में ले लिया और जलीला हैदर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी जब्त कर लिया गया और उन्हें बताया गया कि आप रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस हैं, इसलिए आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है, आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। वो 7 घंटे हिरासत में रही। FIA ने जलीला हैदर का बयान रिकॉर्ड करके उन्हें घर वापस जाने की इजाज़त दे दी। इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से कहा गया कि वो लंदन जा सकती हैं और चाहें तो अगली परवाज़ से चली जाएँ। जलीला हैदर का ताल्लुक कोयटा से है और वो एक वकील हैं और उसके साथ साथ वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ बुलंद करती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे इंडिपेंडेंट उर्दू से भी वाबस्ता हैं। वो हज़ारा बरादरी के खिलाफ होने वाली दहशत गर्दी के वाक़यात और लापता अफराद के मामलात पर भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं। उन्होंने 2018 में कोयटा में हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की टारगेट किलिंग के खिलाफ भूख हड़ताल में हिस्सा लिया और हड़ताल उस वक्त ख़त्म की जब हज़ारा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की
यकीन दहानी करवाई गई। जलीला का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ ना कोई केस है, ना कोई FIR है, ना ही उन्हें कभी इतला दी गई कि उनका नाम ECL में डाला गया है। और आज उन्हें अचानक ये कहकर एयरपोर्ट पर रोका गया कि उनका नाम ECL में है, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकती और फिर 7 घंटे हिरासत में रखने के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई। ये एक बड़ा संजीदा मामला है। आप अगर गौर व फिक्र करते हैं और अपनी राय का इजहार खुलकर करते हैं, समाजी कामों में हिस्सा लेते हैं, लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं और अपनी तहरीरों के ज़रिए, ब्लॉग के ज़रिए, सोशल मीडिया पर पैगाम के ज़रिए अपनी राय देते हैं, तो फिर आपको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में आप पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लग सकता है। समाजी तंजीमों के कारकुनान को अक्सर इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म को इस मामले का खुद नोटिस लेना चाहिए ताकि इंसानी हुकूक की तंजीमों के कारकुनान और समाजी खिदमात देने वालों को हिरासा करने का सिलसिला ख़त्म हो, क्योंकि ऐसे मामलात मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बदनामी का बाइस बनते हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान का केस कमज़ोर करते हैं। पाकिस्तान की रियासत को चाहिए कि वो ऐसा तासुर ना दे जिससे उसकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो। ये तासुर सामने ना आए कि रियासत पर चंद तनकीद करने वालों, चंद इख्तिलाफ करने वालों और पॉलिसीज़ पर सवाल उठाने वाले चंद लोगों से रियासत खौफज़दा है और उन्हें चुप कराना चाहती है, क्योंकि मजबूत रियासतें और मजबूत बयानियाँ रखने वाली रियासतें अपने शहरियों के सवाल से नहीं डरती, बल्कि अपने शहरियों का जवाब देती हैं, उनके सवालों का जवाब देती हैं, उनकी तनकीद को सुनती हैं। और अगर तनकीद ना सुने, सवालों का जवाब ना दें, बल्कि शहरियों पर सवाल उठा दें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो फिर मसला शहरियों में नहीं, मसला रियासत के बयानिए में है। ये रियासत की मजबूती को नहीं, ये रियासत की कमज़ोरी को जाहिर करता है और जो पाकिस्तान के केस में बार बार नज़र आ रहा है। आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।